तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी मेजर पेपर 17 है, रांची यूनिवर्सिटी हिंदी, जिनका भी हिंदी MG7 पेपर है, उनके लिए यह वीडियो होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बन चुके हैं, तो आप जाकर के दोनों पार्ट्स को अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद ही आपको समझ में आ पाएगा पार्ट 3। पार्ट 1 बना हुआ है, पार्ट 2 बना हुआ है। कैसे देखना है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लिखा हुआ होगा हिंदी MJ16, आप उस पर टैप कीजिए, आपको सारा वीडियो लाइन से मिल जाएगा। तो चलिए, इसमें अब हम लोग देखने वाले MJ17 में यूनिट 4 और यूनिट 5 को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि जायसी ग्रंथावली जो है, जायसी ग्रंथावली के नागमती वियोग खंड पद संख्या 1 से 19 का विवेचन करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्या बताना आपको? जायसी ग्रंथावली के बारे में बताना है, जिसका नागमती वियोग खंड को समझाना है और पद 1 से लेके 19 तक में क्या है उसको बताना है। तो सर्वप्रथम भूमिका लिखना है हम लोगों को। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम का जो क्वेश्चंस होगा वो भी मैं आपको कराते चलूंगा। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख सूफी कवि हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। जायसी ग्रंथावली में संकलित नागमती वियोग खंड एक अत्यंत मार्मिक रचना है, जिसमें विरह और पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है। नागमती राजा रत्नसेन की पत्नी है। नागमती कौन है? राजा रत्नसेन की पत्नी है। जब रत्नसेन उनसे दूर चले जाते हैं, तब नागमती विरह में अग्नि में जलने लगती है। इस खंड में एक विरहिणी स्त्री के दुख, अकेलेपन और मानसिक पीड़ा को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जायसी ने प्रकृति और मानवीय भावनाओं के माध्यम से विरह को और भी अत्यधिक प्रभावशाली बनाया है। पद संख्या 1 से लेके 19 तक में क्या क्या हम लोग सिंगल सिंगल चेक करते हैं। तो पद संख्या 1, इससे पहले जा करके जरूर देख लीजिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किए रहिएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। पद संख्या 1 से 19 तक का व्याख्यात्मक अध्ययन देखें तो पद 1, इस पद में नागमती अपने पति के वियोग से उत्पन्न दुख को व्यक्त करती है। उनके जीवन में निराशा और उदासा छा गई है। पति के बिना उन्हें अपना जीवन अधूरा प्रतीत होता है। पद दूसरा में क्या बताया गया है, तो इस पद में नागमती अपनी पीड़ा को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त करती है। उनके चारों ओर वातावरण भी दुखद दिखाई देता है। प्रकृति भी मानो उनके दुख में सहभागी बन गई है। पद तीसरा में दिखाई क्या दे रहा है कि इस पद में विरह की तीव्रता का चित्रण किया गया है। नागमती अपने पति की स्मृतियों में खोई रहती है और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। इस पद में नागमती अपने जीवन की निराशा को व्यक्त करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन की सारी खुशियां समाप्त हो गई है। पद पांचवा देखें तो इस पद में कवि ने विरह के कारण उत्पन्न मानसिक व्यथा का चित्रण किया है। नागमती का मन बेचैन है और उन्हें किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही है। इस पद में नागमती अपने पति के साथ बिताए गए सुखद क्षणों को याद करती है। अतीत की स्मृतियां उनके दुख को और अधिक बढ़ा देती है। सातवां पद देखें तो इस पद में प्रकृति और मानवीय भावनाओं के बीच संबंध को दर्शाया गया है। नागमती के दुख का प्रभाव उनके आसपास के वातावरण पर दिखाई देता है। पद 8 देखें तो इस पद में विरह के कारण उत्पन्न अकेलेपन का चित्रण किया गया है। नागमती स्वयं को असहाय महसूस करती है। पद 9 देखें तो इस पद में नागमती की व्याकुलता दिखाई देती है। वे अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा कर रही है और उनके बिना प्रत्येक क्षण कठिन प्रतीत होता है। पद 10 देखें तो इस पद में कवि ने विरह की गहनता को व्यक्त किया है। नागमती का दुख इतना अधिक है कि वे अपने जीवन को निरर्थक मानने लगती है। पद 11 देखें तो 11वां पद में क्या बोला गया है, इस पद में नागमती अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करती है। वे अपने पति के प्रति अपने प्रेम को समर्पण को प्रकट करती है। इस पद में प्रतीक्षा की भावना का चित्रण किया गया है। नागमती को अपने पति के लौटने की आशा है। वे उसी आशा के सहारे जीवन व्यतीत कर रही है। 13वां पद देखें तो इस पद में विरह के कारण उत्पन्न शारीरिक और मानसिक कष्ट का वर्णन किया गया है। नागमती की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। पद 14 देखें तो इस पद में कवि ने प्रकृति के माध्यम से विरह की अनुभूति और अधिक प्रभावशाली बनाया है।
प्रकृति का प्रतीक दृश्य नागमती को अपने पति की याद दिलाता है। इस पद में प्रेम की गहराई का चित्रण किया गया है। नागमती का प्रेम अत्यंत पवित्र और निस्वार्थ है। इस पद में नागमती की मन स्थिति का वर्णन किया गया है। उनका मन निरंतर अपने पति की स्मृतियों में डूबा रहता है। पद 17 देखें तो इस पद में विरह की चरम अवस्था का चित्रण किया गया है। नागमती का दुख असहनीय हो गया है। पद 18 देखें तो इस पद में कवि ने विरह को आध्यात्मिक रूप प्रदान किया है। नागमती का प्रेम जो है केवल सांसारिक नहीं बल्कि उसमें आत्मिक समर्पण भी दिखाई देता है। पद 19 में बताया जा रहा है, इस पद में नागमती के प्रेम, त्याग और समर्पण का चित्रण किया गया है। यह संपूर्ण वियोग खंड के भावों का सार प्रस्तुत करता है। नागमती वियोग खंड की प्रमुख विशेषताएं देखें तो नागमती वियोग खंड में विरह रस का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया गया है। जायसी ने एक विरहिणी स्त्री की मन स्थिति को बहुत ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस रचना में प्राकृतिक और मानवीय भावनाओं का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। इस काव्य में प्रेम, समर्पण, त्याग और प्रतीक्षा जैसी भावनाओं को विशेष महत्व दिया गया है। जायसी ने सूफी दर्शन के माध्यम से प्रेम को आध्यात्मिक रूप प्रदान किया है। उनकी भाषा में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है जो अत्यंत सरल, मधुर और प्रभावशाली है। भाषा शैली की बात करें तो जायसी की भाषा में लोक जीवन की झलक दिखाई देती है। उन्होंने उपमा, रूपक और अन्य अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। उनकी शैली वर्णनात्मक और भावात्मक है, जिससे पाठकों के मन में विरह की अनुभूति उत्पन्न हुई है। निष्कर्षतः नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य में विरह के चित्रण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें प्रेम, त्याग, प्रतीक्षा और समर्पण की भावना को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि रचना आज भी हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एमजे 17 देखें तो इसमें बोला जा रहा है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। एमजे 17 का यूनिट 5। अब यूनिट 5 से जो क्वेश्चन बनता है वो देख लीजिए। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के सुंदरकांड और उत्तरकांड का विवेचना करते हुए उसका विशेषता पे प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भूमिका। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवि हैं। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना जो है रामचरितमानस है। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और आदर्श जीवन का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है, जिनमें सुंदरकांड और उत्तरकांड का विशेष महत्व है। सुंदरकांड में मुख्य रूप से हनुमान जी की भक्ति, साहस, पराक्रम और श्री राम के प्रति उनके समर्पण का वर्णन किया गया है, जबकि उत्तरकांड में श्री राम के आदर्श, शासन, नीति, धर्म और सामाजिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। सुंदरकांड में क्या है तो हनुमान का समुद्र पार करना। सुंदरकांड की शुरुआत हनुमान के समुद्र पार करने से होती है। क्या है, जामवंत के प्रेरित करने पर हनुमान जी अपनी शक्ति को पहचानने और सीता की खोज के लिए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। यह प्रसंग आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का संदेश देता है। फिर आपको क्या मिलेगा सुंदरकांड में तो लंका प्रवेश। हनुमान अनेक बाधाओं को पार करके लंका पहुंचते हैं। वहां वे अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का परिचय देते हुए अशोक वाटिका तक पहुंचते हैं। इस प्रसंग में हनुमान की सूझबूझ और साहस का वर्णन किया गया है। सीता से भेंट। अशोक वाटिका में हनुमान की भेंट माता सीता से होती है। वे श्री राम के की मुद्रिका देकर उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि श्री राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। यह प्रसंग भक्ति और विश्वास का उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर लंका दहन। हनुमान रावण की सभा में पहुंचकर उसे श्री राम का संदेश देते हैं। रावण के आदेश पर उसकी पूंछ में आग लगा दी जाती है, जिसके बाद हनुमान जी पूरी लंका को जला देते हैं। यह प्रसंग अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। फिर अगला टॉपिक क्या, श्री राम के पास लौटना। ये सब किसका पार्ट है, सुंदरकांड का। हनुमान जी जो है सीता का संदेश लेकर वापस लौटते हैं और श्री राम को पूरी घटना बताते हैं। यह प्रसंग का आदर्श सेवक की निष्ठा और कर्तव्य परायणता को दर्शाता है। आगे देखते हैं उत्तरकांड में क्या है। हमने अभी देखा सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान जी को जामवंत जो है जगाते हैं। कहने का मतलब याद दिलाते हैं कि आपकी शक्ति क्या है, और याद दिलाने के बाद वो समुद्र लांग करके जाते हैं, सीता माँ को अंगूठी देते हैं, लंका दहन करते हैं और वापस आकर के श्री राम को संदेश देते हैं। यह है सुंदरकांड में। उत्तरकांड में क्या है
तो श्री राम का राज्याभिषेक, लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटते हैं और उनका राज्याभिषेक होता है। इसके साथ ही साम्राज्य की स्थापना होती है। साम्राज्य का वर्णन, उत्तरकांड में आदर्श शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इस राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट रहते हैं। समाज में न्याय, समानता और नैतिकता का वातावरण दिखाई देता है। धर्म और नीति का महत्व, तुलसीदास ने उत्तरकांड में धर्म, सत्य और कर्तव्य के नैतिक मूल्यों का विशेष महत्व दिया है। उन्होंने आदर्श जीवन को जीने की प्रेरणा दी है। आगे देखते हैं सीता का त्याग। उत्तरकांड में सीता के त्याग और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। यह प्रसंग सामाजिक परिस्थिति और मर्यादा की भावनाओं को स्पष्ट करता है। लव कुश का प्रसंग, इस कांड में लव कुश के जीवन का वर्णन मिलता है। यह प्रसंग परिवार, शिक्षा और संस्कारों के महत्व को दर्शाता है। रामचरितमानस की प्रमुख विशेषताएं, तो रामचरितमानस में भक्ति, धर्म, आदर्श और मानवीय मूल्यों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। तुलसीदास ने भगवान राम को आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श मित्र और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ में भक्ति को जीवन का आधार माना गया है। तुलसीदास ने यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति के माध्यम से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। सुंदरकांड में हनुमान की भक्ति, उत्तरकांड में साम्राज्य की परिकल्पना भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण आदर्शों को प्रस्तुत करता है। भाषा शैली की बात करें तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। किसमें? अवधी भाषा में। उनकी भाषा सरल, मधुर, प्रभावशाली। उन्होंने दोहा, चौपाई, सोरठा और छंद का सुंदर प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में उपमा, रूपक और अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग मिलता है। आगे देखें निष्कर्ष, अगर देखें इसका निष्कर्ष का उपसंहार भी कहते हैं तो रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आदर्श जीवन का दर्पण है। सुंदरकांड भक्ति, साहस और समर्पण का संदेश देता है, जबकि उत्तरकांड आदर्श शासन, धर्म और नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान करता है। यही कारण है कि रामचरितमानस आज भारतीय समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है पार्ट 3। इसके बाद जो पार्ट्स आने वाले हैं उसके लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बाकी वीडियोस जो है पार्ट 1, 2 आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में। जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।